नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो हम इस वाइज आईएएस प्लेटफॉर्म पर पशुधन सहायक का ऑनलाइन लाइव क्लास कोर्स लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी से इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि ये क्या है, किस तरह से ये कोर्स रहने वाला है। तो जितने भी हमारे मेंबर हैं सबका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। तो अपना जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है वाइज आईएएस, जो कि वेटनरी से संबंधित विभिन्न जो कोर्स हैं वो यहाँ पर उनकी तैयारी कराई जाती है। तो इससे पहले यहाँ पर आईएएस, वेटनरी ऑफिसर्स जितने भी स्टेट हैं सभी के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो अब हम जो कि एक वेटनरी में एक पोस्ट होती है पशुधन सहायक, ठीक है, तो उसके लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसकी सभी क्लासेज लाइव रहेंगी। ठीक है, तो अपने इस कोर्स का नाम है पशुधन सहायक। पशुधन सहायक यानी एलएसए कोर्स। तो ये जो कोर्स है हमारा, ये लाइव ऑनलाइन क्लासेज इसकी रहेंगी। ठीक है, तो इस कोर्स की जितनी भी क्लास हैं वो सभी रोजाना, ठीक है, डेली शाम को 7 बजे से लेकर लगभग 9 बजे तक रहेंगी। तो इस कोर्स में जो पशुधन सहायक का जो इंट्रोडक्टरी वेटनरी सब्जेक्ट हैं, जो 5 फर्स्ट ईयर के और 5 सेकेंड ईयर के, उन सभी सब्जेक्टों को क्रम बाय क्रम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जिनको सभी जो सब्जेक्ट हैं उनको मैं और कोई दूसरे जो डॉक्टर रहेंगे वो यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे बात करें तो इसमें जो आपके जितने भी कोर्स हैं वो सब क्या है, इंट्रोडक्टरी हैं। ठीक है, तो जिसमें आपके बात करें तो 2 साल का रहता है ये, एक फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट हैं, और दूसरा है आपके सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और ये सभी सब्जेक्ट कैसे हैं आपके, इंट्रोडक्टरी, और वहीं से आपके अधिकांश क्वेश्चन सभी इंट्रोडक्टरी पार्ट से पूछे जाते हैं। तो बात करें कि जैसे कौन कौन से कोर्स आपके सब्जेक्ट हैं, तो एक तो इंट्रोडक्टरी एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में रहता है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जितने भी जो पशु है उसकी बोन्स हैं, यानी इसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं। जैसे आर्थोलॉजी हो गया, किसके बारे में हो गई, बोन्स के बारे में। मायोलॉजी किसके बारे में हो गई, मांसपेशियों के बारे में। ठीक है, न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, और आपका कार्डियोलॉजी जो हार्ट और वेसल्स हो गई उनके बारे में। तो इस तरह से एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी अस्थियों के उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, मेनली जो बॉडी है किसी भी एनिमल की। और मेनली हम किसके बारे में पढ़ते हैं, गाय भैंस के बारे में हम पढ़ते हैं। और उसका फिर तुलनात्मक अध्ययन किसके साथ किया जाता है, घोड़े के साथ किया जाता है, कुत्ते के साथ किया जाता है, और मुर्गे के साथ किया जाता है। तो वहीं पर जो बॉडी स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये तो बात हो गई एनाटॉमी के बारे में। दूसरा होता है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे जितने भी हमारे सिस्टम हैं, बॉडी के सिस्टम में किसी भी जानवर के, उनकी कार्य के बारे में। कार्य की यानी फंक्शन, कि जो सिस्टम है वो उनके फंक्शन किस तरह से होते हैं। जैसे बात करें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो किस तरह से सांस ली जाती है,
लंग्स किस तरह से कार्य करते हैं, जो फेफड़े हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं, जो हमने एयर ली वो फेफड़ों में गई, फेफड़ों से फिर किस तरह से ब्लड में पहुंची, और ब्लड से किस प्रकार से वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके द्वारा अलग अलग अंगों, ऊतकों और सेल्स तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक तरह से कार्य की हो गई किसकी, जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसी तरह से हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या आता है, हार्ट आ गया। ठीक है, और अलग अलग तरह की जो वेन्स आ गई। ठीक है, आर्टरी और वेन्स, तो किस तरह से ब्लड हार्ट से जाता है अलग अलग अंगों के लिए और किस तरह से वापस हृदय तक आता है। तो ये जो जितने भी सिस्टम हैं, ठीक है, उन सभी सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे किसके अंतर्गत, फिजियोलॉजी के अंदर। तीसरा है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो मेंडलवाद, मुख्य रूप से हम किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें, मेंडलवाद के बारे में। और बेसिकली जो जेनेटिक्स है उसका उद्देश्य क्या है, कि जो कोई भी ब्रीड है या कोई भी जानवर है उसकी अच्छी से अच्छी नस्ल तैयार करना, और उसमें एक नस्ल सुधार करके अधिक से अधिक उस जानवर से उत्पादन प्राप्त करना, जिससे पशुपालक को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये किसका उद्देश्य है, जेनेटिक्स का। यानी जेनेटिक्स के द्वारा कोई भी जानवर जो एक अच्छी गुणवत्ता का है, अच्छा उत्पादन देने वाला है, ठीक है, और उसको अपने लोकल एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल करके, या ये कहें कि क्रॉसिंग करा करके एक नई ऐसी संतति उत्पन्न करना, जिसमें जो वहां की लोकल संतति है उसमें उस अच्छी नस्ल के लक्षण आ सकें, और जो किसान है वो आसानी से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। ठीक है, और वो सब किसके अंतर्गत बातें करेंगे हम, जेनेटिक्स के अंदर बात करेंगे। इसी में गुणसूत्रों के बारे में भी बात की जाएगी। ठीक है, और सिलेक्शन। ठीक है, ये किसके, सिलेक्शन कलिंग जो हैं ये किसके टूल्स हैं, ये नस्ल सुधार के, इनके द्वारा अच्छी से अच्छी नस्ल पैदा की जाती है। ठीक है, चौथा है जो अपना सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा एलपीएम, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमारे पास जो लाइव स्टॉक है, ठीक है, यानी पशुधन है। पशुधन किसे कहते हैं, पशुधन कहते हैं ऐसे जानवर जिनसे, जो व्यक्ति जिनको पालता है उससे उनसे उसको किसी ना किसी प्रकार से आर्थिक लाभ हो रहा हो, तो वो सभी जानवर क्या कहलाते हैं, पशुधन कहलाते हैं। लाइव स्टॉक आया है यानी पशुधन, तो पशुधन किसे कहेंगे, यानी जिनको पाला जा रहा है, जानवर हैं और उनको पाला जा रहा है। ठीक है, उनका पालन किया जा रहा है, लेकिन किस उद्देश्य से, आर्थिक लाभ के उद्देश्य से, जिनसे किसी ना किसी प्रकार का जो किसान है या पालने वाला है उसको क्या हो रहा है, आर्थिक लाभ हो रहा है, तो वो सभी जानवर क्या कहलाएंगे, लाइव स्टॉक कहलाएंगे। ठीक है, लाइव स्टॉक की बात करें तो मेनली कौन कौन से आते हैं इसमें, जो भी जानवर हम पालते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक है, भेड़, बकरी। ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये सब किसके अंतर्गत आ जाती हैं, लाइव स्टॉक के अंतर्गत आ जाती हैं। क्योंकि इनसे, जो गाय है भैंस है, इनसे क्या उत्पन्न हो रहा है, दूध मिल रहा है, और भेड़ और बकरी हैं इनसे क्या मिल रहा है, दूध तो मिल ही रहा है, साथ में ऊन भी मिल रही है और मीट यानी मांस भी मिल रहा है। तो ऐसे पशु क्या कहलाते हैं, पशुधन कहलाते हैं। ठीक, अब एलपीएम में किसके बारे में पढ़ेंगे हम, नाम से पता चल रहा है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो जो भी लाइव स्टॉक है, पशुधन है, उससे किस प्रकार अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए, और किस उद्देश्य से, आर्थिक लाभ के उद्देश्य से। यानी उससे जो अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए उसका उद्देश्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा किसान को आर्थिक लाभ मिल सके।
ठीक है, उस उद्देश्य से किस प्रकार उनका पालन किया जाए। अब उससे यदि हमें अधिक से अधिक लाभ कमाना है तो उसका मैनेजमेंट यानी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। व्यवस्था अच्छी से मतलब है कि उसका रख रखाव, यानी किस तरह से उसके रख रखाव को रखा जा सकता है जिससे कि पशु कम से कम बीमार हो, ठीक है, कम से कम जो खाने में उसका खर्च हो, खाना ना बिगड़े, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन वो दे सके। ठीक है, यही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है, यानी कम खर्चे में अधिक लाभ प्राप्त करना। पशुधन से यानी उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए जिससे पशुधन से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके, तो उसी को किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, उसका एलपीएम के अंतर्गत उसका अध्ययन हम करेंगे। तो इसके अंदर हम जितनी भी पशुधन की ब्रीड हैं, नस्ल हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी नस्ल हैं, उनके उत्पत्ति स्थल कौन से हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ वो पाई जाती हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम जो जानवर हैं उनके जो रख रखाव, जैसे उनकी उम्र ज्ञात करना, कि किस जानवर को देख करके हम ये बता सकें कि इसकी उम्र कितनी है, ठीक है, उनकी मिल्किंग की टेक्निक, उनके आवास के तरीके, ठीक है, हाउसिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और उनके मतलब किस तरह से मिल्किंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग टॉपिक ही आएंगे, जब हम सब्जेक्ट पे जाएंगे तो तब इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट ईयर का लास्ट सब्जेक्ट आता है एक्सटेंशन, यानी प्रसार, पशुपालन प्रसार, एनिमल एक्सटेंशन, यानी पशुपालन प्रसार। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो पशुपालन से संबंधित अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, उनसे से ज्यादा लाभ कमाने के जो तरीके हैं, उनके मैनेजमेंट के तरीके हैं, उनका प्रसार किया जाए। ज्यादा से ज्यादा किस तरह से उनका अधिक से अधिक पशुपालकों तक वो प्रसार पहुंच सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और जो नई नस्ल है या नए प्रकार के जानवर हैं, उनमें किसी व्यक्ति ने नवाचार किए, ठीक है, कि कोई पशु पाला उसने, ठीक है, नई ब्रीड थी, उसको किस तरह से उसका मैनेजमेंट और अच्छा किया जा सकता है, तो इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों तक उस बात को पहुंचाना या उस विधि का प्रचार प्रसार करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, एक्सटेंशन के अंतर्गत आता है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट स्कीम हैं, ठीक है, जिनको किसान के लिए या पशुपालक के लिए गवर्नमेंट निकालती है, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये योजना पहुंचे, पशुपालक हैं वो उसका लाभ उठा सकें, तो वो भी योजनाएं जो हैं उनका प्रचार प्रसार है वो किसके अंतर्गत आता है, एक्सटेंशन के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें मेलों के बारे में बात करेंगे, और अलग अलग जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, ठीक है, उनका हो गया या जो भी उनके नस्ल सुधार के सेंटर हैं वो कहाँ पर हैं, ठीक है, तमाम तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं बीमा से रिलेटेड उनके बारे में इसमें बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये बात हो गई पशुपालन प्रसार के बारे में। तो ये सब पांचों सब्जेक्ट हो गए हमारे फर्स्ट ईयर के। ठीक है, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इनके बारे में। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में। इसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो आता है न्यूट्रिशन, पशु पोषण। कौन सा है, पशु पोषण। ये क्या है, नाम से पता चल रहा है कि यदि हमें यानी पशु से सही ढंग से यानी अच्छी मात्रा में आर्थिक लाभ लेना है, उत्पादन लेना है, तो सबसे ज्यादा विशेष महत्व किसका रहता है, पोषक तत्वों का रहता है, पोषण का रहता है, भोजन का रहता है। ठीक है, तो अगर भोजन सही नहीं होगा तो पशु में किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। उस पोषक तत्व की कमी के कारण उस जानवर में क्या हो जाएंगी, बीमारियां हो जाती हैं। इसकी वजह से पोषक तत्वों की कमी की वजह से, यदि पोषण की कमी रहेगी तो क्या हो जाएंगी, बीमारियां उसमें हो जाएंगी। अगर बीमारी हो जाएगी तो जानवर पर हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, और जो हमारा लाभ हो रहा था वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी किसका पार्ट है, एलपीएम का ही, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ही पार्ट है। लेकिन इसको अलग से इसलिए किया गया है क्योंकि जो पशु है अलग अलग नस्लें हैं,
और अलग अलग नस्लों में भी पशु की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जैसे बच्चा हो गया, बच्चे के बाद युवा हो गए, युवा के बाद एक जो अलग अलग पीरियड आते हैं, जैसे लैक्टेशन पीरियड आता है, ड्राई स्टेज आती है, यानी जब जानवर दूध नहीं देता है, तो उस अवस्था में जानवर को किस प्रकार से पोषण देना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में इसमें बात की जाएगी। जो जानवर है उसकी अलग अलग अवस्था में जानवर को किस प्रकार से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी कौन से पोषक तत्व अधिक मात्रा में देने चाहिए, कौन से कम मात्रा में देने चाहिए। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे पशु पोषण विज्ञान के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पर सर्जरी, माइनर वेटनरी सर्जरी। ये माइनर वेटनरी सर्जरी। ठीक है, लघु पशु शल्य चिकित्सा। इसमें क्या है कि जो पशु हैं जिनको हम पाल रहे हैं, तो उनका एक तरह से प्राइमरी ट्रीटमेंट, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट से संबंधित है चीजें हैं कि एक तो हो गया निसंक्रमण, कि किस तरह से जानवर को कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई बीमारी हो गई है, तो उस समय उस जिन औजारों के द्वारा हम उसका उपचार कर रहे हैं, उनके द्वारा कोई अन्य रोग ना फैले, उस तरह की देखरेख हमें करनी चाहिए। उस समय हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि हम एक बीमारी को तो सुधारने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम एक बीमारी को तो सुधार रहे हैं लेकिन कंटामिनेशन की वजह से, ठीक है, कहीं दूसरी बीमारी उसे लग जाए। तो उसके लिए जैसे इसमें एक टॉपिक आता है शुरुआत का आपका, स्टरलाइजेशन यानी निसंक्रमण। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर किस तरह से जो दूध है, हम दूध ले रहे हैं, कंटामिनेशन फ्री वो हो सकता है, किस तरह से जानवर की जो बॉडी सरफेस है उसको हम इन्फेक्शन से फ्री रख सकते हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब सर्जरी होगी, माइनर हो चाहे लार्ज हो, कैसी भी हो, तो कोई घाव होगा या चीड़ा फाड़ी होगी, तो वहां पर उसको सिया जाएगा, किसके द्वारा, सूचरिंग के द्वारा। ठीक है, तो वहां पर किस किस प्रकार के सूचर पदार्थ उपयोग किए जाते हैं, तो सूचर पदार्थों के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल, यानी अवशोषित होने वाले और अवशोषित ना होने वाले। ठीक है, इसके अलावा घावों के बारे में बात की जाएगी कि किस प्रकार के घाव किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एब्सेस के बारे में बात की जाएगी। ठीक, एब्सेस के बारे में बात की जाएगी यहीं पर। और फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे हम, तो ये किसके पार्ट हैं, माइनर वेटनरी सर्जरी के पार्ट हैं। इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में यानी फार्मा से संबंधित यानी मेडिसिन से संबंधित बात करेंगे कि किस रोग में कौन सी बीमारी देनी, वो मेडिसिन देनी चाहिए, और अलग अलग तंत्रों पर काम करने वाली औषधियों के बारे में बात करेंगे कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो किस किस तंत्र पर अपना प्रभाव दिखाएगी, किस तंत्र पर अपना पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगी और किस सिस्टम पर वो अपना नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगी। तो एक बैलेंस रूप में हमें किस प्रकार से हम औषधियां जानवर को हम दे सकते हैं, तो इसके बारे में हम फार्माकोलॉजी में बात करेंगे। या जो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, जो हम अपने घरों में रहते हैं या मार्केट से हम जिनको परचेज कर सकते हैं आसानी से, तो किस तरह से उन पदार्थों का उपयोग हम फार्मेकोलॉजी के हिसाब से औषधि के रूप में किसी रोग के उपचार में कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है गायनेकोलॉजी, यानी पशु प्रजनन विज्ञान, गायनेकोलॉजी और एंड्रोलॉजी दोनों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर।
गायनेकोलॉजी में क्या होगा, यानी पशु प्रजनन विज्ञान के दोनों पार्ट हैं। ठीक है। गायनेकोलॉजी में क्या है कि जो मादा पशु है उससे संबंधित जो पशु रोग हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनका उपचार क्या है, किस तरह से उनको रख रखाव के द्वारा ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में बात गायनेकोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट है एंड्रोलॉजी, यानी जो पशु है, पशु के अंदर कौन कौन से रोग हैं जिसकी वजह से जो पशु प्रजनन प्रभावित होता है। ठीक है। ऐसे पशु के अंतर्गत कौन कौन से रोग हैं या कौन कौन सी कमियां होती हैं जिनकी वजह से पशु प्रजनन प्रभावित होता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट पांचवा और अंतिम सब्जेक्ट, मेडिसिन। इसके अंतर्गत हम जो बीमारियां हैं, जानवर के विभिन्न तंत्रों से संबंधित बीमारियां, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, ठीक है, कृमि से संबंधित बीमारियां, जितनी भी तमाम तरह की बीमारियां हैं रोग कारकों की वजह से होने वाली, उन सभी के बारे में बात की जाएगी कि उस बीमारी का कारण क्या है, लक्षण क्या है, ठीक है, उसका किस तरह से पता लगाया जाता है और उपचार क्या है। इसके बारे में हम जो बात करेंगे वो किसके अंतर्गत करेंगे, हम मेडिसिन के अंतर्गत करेंगे। ठीक है। ये तो हो गए हमारे एक तरह से इंट्रोडक्टरी नॉलेज, किसके बारे में, हमारे सब्जेक्टों के बारे में जो एलएसए से रिलेटेड है। अब जो अपना कोर्स है, ये जो रोजाना शाम को 7 से 9 बजे तक क्लास रहेगी। ठीक है। ये रोजाना 7 से 9 तक, लगभग 9 बजे तक रोजाना लाइव रहेगी। ठीक है। और शुरुआत में ये डेमो क्लासेस चल रही हैं आपके लिए, इनको आप परचेज कर सकते हैं। जो भी कॉन्टैक्ट नंबर यदि पता है तो ठीक है, नहीं तो जल्दी इनके बारे में ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम जो बात करेंगे, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पे हम बात कर लेते हैं। अपना पहला सब्जेक्ट रहेगा एलपीएम। तो एलपीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो टर्म है यहाँ पर आ रही है वो क्या है, लाइव स्टॉक। और लाइव स्टॉक को क्या बोलते हैं हम, पशुधन। क्या बोल रहे हैं हम, पशुधन। पशुधन किसे कहते हैं, ऐसे पशु जिनको आर्थिक लाभ के लिए, किसके लिए, आर्थिक लाभ के लिए पाला जाता है, पाला जाता है, क्या कहलाते हैं, पशुधन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो भी पशु आते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ठीक है, तो ये जितने भी पशु हैं, और घोड़ा हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये पशुधन के अंतर्गत आते हैं, जिनसे जो पशुपालक है उसको क्या हो रहा है, आर्थिक लाभ। जैसे बात करें गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है, क्या मिल रहा है, इनसे दुग्ध उत्पादन मिल रहा है। ठीक है। और भेड़ बकरियों से क्या मिल रहा है, भेड़ बकरियों से क्या मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है, ऊन भी मिल रही है, और मीट भी मिल रहा है, यानी मांस भी यहाँ पर से पशुपालक को मिलता है, या इनको बेच करके जो मांस लिया जाता है उससे पशु को क्या होता है, और पशुपालक को क्या होता है, आर्थिक लाभ होता है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, पशुधन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक दूसरा होता है पेट एनिमल, एक दूसरी टर्म आती है पेट एनिमल। तो ऐसे जानवर जिनको केवल पालने का उद्देश्य क्या है, मनोरंजन, जिनको मनोरंजन के उद्देश्य से पाला जाता है, किसके उद्देश्य से पाला जाता है, मनोरंजन के उद्देश्य से पाला जाता है।
वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? पेट एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपके बिल्ली, कुत्ता, खरगोश और कुछ पक्षी भी इसी के अंतर्गत, ये जो हैं जिनको पाला जाता है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? पेट एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक। अब एक शब्द आता है यहाँ पर कि जो पक्षी हैं, जिनको किसके अंतर ले रहे हैं हम? पेट एनिमल्स के अंतर्गत ले रहे हैं। लेकिन जैसे बात करें कि जो मुर्गा हो गया, यानी पोल्ट, मुर्गा मुर्गी हो गए, बतख हो गई, तीतर बटेर, ये पेट या शुतुरमुर्ग, ये पेट एनिमल्स के अंतर्गत वो नहीं काउंट किए जाते, ये काउंट किए जाते हैं पोल्ट्री के अंतर्गत। किसके अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं ये? पोल्ट्री के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में कि पशुधन क्या है। ठीक है, पेट एनिमल्स क्या है, पोल्ट्री क्या है। तो पशुधन तो क्या हो गए? ऐसे जानवर जिनको पशुपालक द्वारा आर्थिक लाभ के उद्देश्य से पाला जाता है, जिसमें गाय भैंस भेड़ बकरी हो गई इसमें। ठीक है, घोड़ा आ गया, गधा भी आ गया, इसी में ऊंट भी आ गया, ये सब क्या है? पशुधन की श्रेणी में आते हैं। वही है पेट एनिमल्स, जिनका उद्देश्य क्या है? मनोरंजन के लिए केवल। तो जिसमें कुत्ता बिल्ली, क्योंकि शौक के लिए लोग पाल लेते हैं, खरगोश को भी शौक के लिए, कहीं ना कहीं ये भाई के बच्चे खेलेंगे और खुद भी कुछ समय के लिए खेल लेते हैं। ठीक है, और कुछ गेम बर्ड्स यानी जो पक्षी हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, पेट एनिमल्स में शामिल किया जाता है। लेकिन एक टर्म आती है पोल्ट्री। तो पोल्ट्री क्या है? कि कुछ पक्षियों की ऐसी स्पीसीज जिनको हम आर्थिक लाभ के लिए पालते हैं। ठीक है, यानी जिनको आर्थिक लाभ क्या होगा पक्षियों से? केवल और केवल क्या है? उनसे मांस प्राप्त करना, जिनको बाद में मांस के उद्देश्य से स्लॉटर किया जाता है या मारा जाता है। स्लॉटर किया जाता है या मारा जाता है, किसके उद्देश्य से? मीट प्राप्ति के उद्देश्य से। ठीक है, तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? पोल्ट्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी पशुधन, पेट एनिमल्स और पोल्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो हमारे पशुधन है, पशुधन से रिलेटेड जो जानवर हैं, उनको पाचन के दृष्टिकोण से, उसके दृष्टिकोण से, पाचन के यानी जो भी वो खाना पीना खाते हैं उसके लिहाज से उसको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें पहला है रूमिनेंट्स, दूसरा स्यूडो रूमिनेंट, और तीसरा हो गया नॉन रूमिनेंट। जितनी भी हमारे लाइव स्टॉक है, जानवर हैं, उनके डाइजेशन के हिसाब से या पेट के भागों के हिसाब से, ठीक है, या पाचन के दृष्टिकोण से तीन भागों में बांटा गया है। पहला रूमिनेंट। रूमिनेंट किन्हें कहेंगे? नाम से पता चल रहा है कि ऐसे जानवर जिनके पेट के कितने भाग होते हैं? चार। और जिनमें क्या होता है? पहला भाग रूमन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेजम, और चौथा आता है एबोमेजम। ठीक है, तो ये जानवर क्या कहलाएंगे? रूमिनेंट कहलाएंगे। ठीक है, जिनमें रूमिनेशन की प्रोसेस होती है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? रूमिनेंट के अंतर्गत
आते हैं। दूसरा भाग है स्यूडो यानी आभासी। स्यूडो का मतलब क्या हो गया? आभासी। तो ऐसे जानवर जिनमें रुमन तो है, लेकिन जो स्टोमक है वो रूमिनेंट की तरह चार भागों में बटा हुआ नहीं होता है। तो इनमें एक भाग जो कि ओमेजम वाला भाग है, ये क्या रहता है? एब्सेंट रहता है, इसके अंतर्गत नहीं पाया जाता। तो ये जानवर क्या कहलाते हैं? स्यूडो रूमिनेंट कहलाते हैं, यानी आभासी रूमिनेंट। लगता तो ये है कि क्योंकि जो रूमिनेंट है वो क्या खाते हैं? जो भूसा वगैरह होता है, ठीक है, रफेज जो होता है, उसको खाते हैं, ठीक है, और उसको पचाते हैं। सेलुलेज युक्त जो भोजन है, क्योंकि भूसा हो गया, तुड़ी हो गई, जो भी प्लांट ओरिजिनेटेड फूड है उसको ये खाते हैं, ठीक। सूडो रूमिनेंट भी उसी की तरह खाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से डाइजेशन के हिसाब से उसके जो पेट के जो चार भाग होने चाहिए वो चार भाग नहीं होते। उसमें से एक भाग क्या रहता है? गायब रहता है, एब्सेंट रहता है। कौन सा? ओमेजम। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? स्यूडो रूमिनेंट कहते हैं। तीसरा है नॉन रूमिनेंट। इनमें रूमन पाया ही नहीं जाता है, जिनके अंदर रूमन नहीं है, ये क्या कहलाएंगे? नॉन रूमिनेंट कहलाते हैं, या इनको बोल देते हैं मोनोगैस्ट्रिक। क्या कह देते हैं इनको? मोनोगैस्ट्रिक। यानी इसमें पेट का केवल एक ही भाग पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? इनमें केवल आमाशय पाया जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं तीन प्रकार के जानवर। अब दूसरी चीज कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो रूमिनेंट कहलाते हैं, कौन सा ऐसा जानवर है जो स्यूडो रूमिनेंट की कैटेगरी में आता है, और कौन से जानवर हैं ऐसे जो कि नॉन रूमिनेंट के या मोनोगैस्ट्रिक एनिमल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं? रूमिनेंट की श्रेणी में आते हैं। और स्यूडो रूमिनेंट का एग्जाम्पल याद रखना है, ऊंट और लव, ठीक है। ये किसकी श्रेणी में आते हैं? स्यूडो रूमिनेंट की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और तीसरा है नॉन रूमिनेंट। इसमें कुत्ता, बिल्ली, सुअर, हाथी, घोड़ा, ये सब किसके गधा, ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं? मोनोगैस्ट्रिक यानी नॉन रूमिनेंट की श्रेणी में ये आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से? स्टोमक के पार्ट के हिसाब से, रूमिनेंट, स्यूडो रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो गाय भैंस हैं, इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, कि उनको अलग अलग पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्योंकि जब हम बात करेंगे आगे पशुधन के बारे में, गाय भैंस के बारे में, तो ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट को हम, जो मुख्य पार्ट हैं, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एक जनरल क्लासिफिकेशन ले रहे हैं, बाकी और डिटेल में हम आगे बात, जब जिस पशु के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे गाय के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर बात उस समय उस बॉडी पार्ट के बारे में बता देंगे। अभी दो टर्म यूज होती हैं, क्वारंटाइन और आइसोलेशन। डॉक्टर साहब येलो की जगह कोई और पेन यूज कर लो, रेड कर लो या ब्लैक कर लो प्लीज। कोरोना जब हुआ था, कोरोना बीमारी आई थी, तो उस समय ये दोनों टर्म, एक डॉक्टर मिनट। साहब येलो की जगह रेड या ब्लैक पेन यूज कर लो, थोड़ा ओके विजिबिलिटी सर, बढ़ ओके। जाएगी। और थोड़ा मोटा कर लो तो। ठीक, ठीक। ब्लैक है ना, और थोड़ा हाँ, मोटा। बस थैंक यू। ओके।
हाँ, तो क्वारंटाइन और जो आइसोलेशन जो वर्ड है, ये दोनों कोरोना के टाइम पे बहुत प्रचलित हुए थे। और ये पशुपालन के लिए भी कितने ही उपयोगी हैं। ठीक है, बेसिकली इनका मतलब क्या होता है और किस तरह से इनका जो यूज है हम अपने पशुपालन में कर सकते हैं, कोई भी पशुपालक इनका उपयोग कर सकता है। और ये किए भी जाते हैं, बड़े बड़े जितने भी डेयरी फार्म हैं वहां पर किए जाते हैं। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन का मतलब होता है कि इस शब्द का मतलब है कि किसी जानवर को, वैसे तो दोनों में जानवर अन्य एक हerd से, यानी एक जो जानवरों का समूह है उससे उस बीमार जानवर को अलग रखा जाता है, दोनों में ही। लेकिन कब किस कंडीशन में रखा जाता है? पहला है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन में तो कब रखते हैं? जब कोई भी पशु एक दूसरे हर्ड से एक दूसरे हर्ड में पहुंचता है, यानी दो हर्ड हैं, या ये कहें कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए या विदेश से कोई पशु आया। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कि उस फार्म पर कौन कौन सी बीमारियां थी, या विदेश से जो जानवर आया उसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो उस बीमारी को कट होने में, उसके लक्षण आने में एक समय लगता है। ठीक है, तो उस समय को ही हम क्या बोलते हैं? क्वारंटाइन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कब उसके लक्षण कितने समय में प्रकट हो सकते हैं, ये बीमारी का क्वारंटाइन पीरियड होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग एक महीना, या ये कहें कि 30 से लेकर के 40 दिन का ये समय होता है, जब किसी जानवर को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर किया जाता है, या एक ग्रुप से परचेज कर करके लाए हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। उस समय उस जानवर को, जो अपना ग्रुप है जानवरों का, उससे अलग रखा जाता है। कितने समय के लिए? 30 से 40 दिन के लिए। क्यों रखा जाता है? कि पता नहीं कि उस जानवर में कोई बीमारी है या नहीं, उसका हमें पता लग सके और उसके लक्षण प्रकट हो सके। यदि लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है। यदि नहीं हो रहे हैं तो उस जानवर को हमारा जो डेयरी का जो ग्रुप है, जो हमारे हर्ड है, उसमें शामिल कर लिया जाता है। क्योंकि यदि कोई लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि इस जानवर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया क्वारंटाइन पीरियड। यानी किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जब जानवर को लाया जाता है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जानवर को लाया जाता है, तो उसको 30 से 40 दिन तक जो मेन हर्ड है जहां पर हम लेकर के आए उनसे अलग रखा जाता है। किस लिए? उद्देश्य क्या है इसका? कि उसमें यदि कोई बीमारी है तो उसके लक्षण प्रकट हो जाएं, और हम, हमारा जो ग्रुप है जो जानवरों का, उसमें हम उस बीमारी को फैलने से रोक सकें। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, इसका क्वारंटाइन। अब दूसरा है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है और किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है? मान लो कि ये हमारा ही ग्रुप है, जो हम कोई भी डेयरी फार्म है हमारा, वहां पर बहुत सारे जानवर हैं। ठीक है, अब हमें पता चला कि किसी जानवर में कोई बीमारी फैली, तो उस जानवर को, जो बीमार जानवर है, उस बीमार जानवर को, सिक एनिमल को या बीमार जानवर को, जो स्वस्थ जानवर हैं उनसे अलग कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? जिससे कि उसके जो लक्षण हैं वो प्रकट होकर के कोई बीमारी यदि आने वाली है तो वो इन जो अपने ग्रुप के जो अन्य जानवर हैं उनमें ना फैले, और हम एक बड़े नुकसान से बच सकें। ठीक है, तो ये उद्देश्य किसका होता है? आइसोलेशन का। तो यहाँ पर बेसिकली जो डिफरेंस है वो क्या है? कि क्वारंटाइन तो किया जाता है जब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जानवर को लाया जाता है, किया जाता है। और आइसोलेशन कब किया जाता है? जो हमारा ही ग्रुप और हमें उसमें कोई बीमार जानवर दिखा, लगता है कि ये कहीं बीमार होने वाला है, तो उसी को उस ग्रुप से हम अलग रखते हैं, तक जब तक कि वो पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाए। और जब स्वस्थ हो जाता है तो वापस उसको उसी ग्रुप में भेज देते हैं, अन्य जानवरों के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन। ठीक, अब बात करते हैं हम, जैसे कोई भी जानवर है, गाय भैंस हो गई, तो इनका एक बॉडी होती है, बॉडी के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो किस भाग को क्या बोलेंगे? जैसे एक आता है ब्रिस्केट रीजन। ब्रिस्केट रीजन या क्षेत्र। और एक होता है ब्यूलैप या गलकंबल।
ड्यूलैप। पहले इन दो के बारे में बात करते हैं कि जो गाय भैंस होती है उसके जो दोनों अगले पैर होते हैं, ठीक है, आप सभी इमेजिन कर पा रहे होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी एक ग्रामीण क्षेत्र से परिवेश से रिलेटेड हैं, ठीक है। और नहीं तो हमने गाय भैंस तो देखी हैं सभी ने, किसी ना किसी ने, सभी ने मतलब कहीं ना कहीं देखते हैं। तो जो गाय भैंस होती है उनके जो दोनों अगले पैर होते हैं, ठीक है, तो जहां से दोनों पैर निकल रहे हैं ना, आगे की तरफ नीचे की तरफ एक उभरा हुआ स्थान होता है, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर होती है, उभरी हुई जगह रहती है। तो उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्केट रीजन कहते हैं। अगले दोनों पैरों के बीच उठा हुआ स्थान, उभरा हुआ स्थान ही क्या कहलाता है, ब्रिस्केट रीजन कहलाता है। वहां पर अगले दोनों पैरों के मध्य उभरा हुआ स्थान क्या कहलाता है, ब्रिस्केट क्षेत्र या ब्रिस्केट रीजन कहलाता है, ठीक है। दूसरा है गलकंबल या ड्यूलैप। तो जो गाय भैंस है उसकी जो गर्दन होती है, मेनली ये गायों में पाया जाता है, ठीक है। तो जो गाय होती हैं उनमें जो गर्दन वाला भाग होता है, गर्दन से लेकर के और जो ब्रिस्केट रीजन होता है वहां तक एक ढीली ढाली त्वचा का, ठीक है, कैसी ढीली, मान लो कि ये हेड हो गया किसी भी जानवर का, ठीक है, ये गर्दन हो गई, इस तरह से जा रहा है ये, और ये इसके अगले पैर हो गए, ठीक। अब ये जो गर्दन वाला भाग है यहां से लेकर के ब्रिस्केट रीजन तक जो ढीली ढाली त्वचा है, ये क्या कहलाता है, गल कंबल कहलाता है। तो जो ढीली ढाली लटकी हुई त्वचा होती है कहां से लेकर, गर्दन से लेकर के ब्रिस्केट रीजन तक, ये क्या कहलाती है, गल कंबल कहलाती है, ठीक है। तो दोनों चीजें ही क्लियर हो गई। एक तो हो गया ब्रिस्केट रीजन, जो कि अगले जो दोनों पैर हैं उनके बीच का उभरा हुआ स्थान क्या कहला रहा है, ब्रिस्केट रीजन कहला रहा है। दूसरा है गलकंबल या ड्यूलैप, किसे कह रहे हैं, जो गर्दन वाला क्षेत्र है, विशेषकर किसमें, गायों में। तो वहां से लेकर कहां तक, ब्रिस्केट रीजन तक जो ढीली ढाली जो त्वचा है उसका बना हुआ होता है, और वो ढीली ढाली त्वचा ही क्या कहलाती है, गलकंबल कहलाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो गाय भैंसों में एक होता है हम्प। हम्प किसे कहते हैं, ये दोनों अगले पैर हो गए मान लो गर्दन के बाद, ठीक है। अगले पैरों के सीध में, पीठ के ऊपर जो गाय भैंस है उसके अगले जो पैर हैं उसके सीध में पीठ के ऊपर एक उभरा हुआ स्थान पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम्प कहते हैं। कहां पर पाया जाता है ये, पीठ वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, बैक पर पाया जाता है। किसके सीध में होता है ये, लगभग लगभग जो अगले पैर होते हैं उनके सीध में उभरा हुआ स्थान पाया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम्प कहते हैं। अब यहीं पर एक टर्म आती है कि फ्लैंक रीजन। कौन सा, फ्लैंक रीजन। फ्लैंक किसे कहते हैं, सामान्यतः यदि हम रूमन की बात करें, गाय भैंस भेड़ बकरी, तो जो रूमन है वो गाय भैंस की कौन सी साइड में पाया जाता है, गाय भैंस के जो लेफ्ट साइड होती है उसमें रूमन स्थित होता है, ठीक है। तो गाय भैंस की कौन सी साइड में पाया जा रहा है, रूमन लेफ्ट साइड में। तो मान लो ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, इधर की साइड में ही क्या है, रूमन रहता है, ये पीछे तक इस तरह से स्थित होता है, ठीक है। तो यहां पर
और इस तरह से ये क्या हो गया, इसकी मान लो वर्टिब्रा कॉलम है। तो ये जो पिछले पैरों से आगे की तरफ थोड़ा सा ये त्रिकोणाकार स्थान ही क्या कहलाता है, फ्लैंक रीजन कहलाता है। यहाँ आपने देखा होगा कि जब ब्लोटिंग हो जाती है, टिम्पेनी हो जाती है, या अफरा हो जाता है, यानी रूमन में गैस का जो बनना है ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से रूमन में बहुत ज्यादा गैस बन जाती है। ठीक है, रूमन कैसा हो जाता है, जब उसको बजाते हैं तो ढोल की तरह उस जानवर का पेट बजता है। कौन सी साइड से बजा करके देखेंगे हम, लेफ्ट साइड से। क्यों, क्योंकि जो रूमन है, रूमन की पोजीशन किधर की तरफ होती है, लेफ्ट साइड में होती है, पीछे तक। ठीक सर है, मेरे को इस तरह से स्टार्टिंग इसमें क्लास ले। गैस की वजह से ये क्या है, एक्सटेंड हो जाता है, बहुत ज्यादा इसकी साइज बढ़ जाती है। ठीक, तो उस समय गैस को निकालने के लिए जो ट्रोकार और कैनुला यूज किया जाता है, कई बार कुछ लोग जो निडल है उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, 16 नंबर की जो निडल है उसका यूज करते हैं, इतना यूजफुल वो नहीं होती है। तो मेनली किसका उपयोग किया जाता है, ट्रोकार एंड कैनुला का उपयोग किया जाता है। तो ट्रोकार और कैनुला जो इंसर्ट किया जाता है रूबन में, वो कौन से क्षेत्र से किया जाता है, फ्लैंक रीजन से ही इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये स्थान क्या कहलाता है, फ्लैंक रीजन कहलाता है। ठीक, अब यहीं पर आता है एक टर्म आती है, पिन बोन। पिन बोन किसे कहते हैं, पीछे की तरफ जो पूंछ है, जहां से पूंछ निकलती है जानवर की, उसी के दोनों ओर उभरे हुए स्थान पाए जाते हैं। जो पूंछ निकलती है उसके साइड में उभरे हुए स्थान मेरे होते हैं, को जो कि स्टार्टिंग कौन सी अस्थि के होते हैं, बताओ कहाँ से जो ले आऊं। इस्चियम अस्थि होती है। हम आगे बात करेंगे एनाटोमी में कौन सी अस्थि के भाग होते हैं, वो इस्चियम के। सर मेरे को स्टार्टिंग से क्लास लेनी है। इस्चियम जो अस्थि है उसके बाहरी प्रोसेस होते हैं, यानी आउटर भाग होते हैं उसके, और वो क्या है, उभरे हुए रहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, पिन बोन कहते हैं। किसके भाग हैं वो, इस्चियम अस्थि के। कहाँ पाए जाते हैं, जो पूंछ जहां से निकलती है उसके दोनों तरफ, पीछे की तरफ होते हैं। ये जैसे हम बात करेंगे आगे कि जैसे जो मुर्रा नस्ल है उसमें जो पिन बोन है वो उभरी हुई रहती है। ठीक है, प्रोमिनेंट होती है। एक भाग ये हो गया इसका। ठीक, अब एक होता है नेवल फ्लैप। नेवल फ्लैप, नेवल फ्लैप किसे कहते हैं, भ्रूणीय प्रवर्धन के दौरान जब भ्रूण का विकास होता है, तो जो बच्चा है गर्भाशय के अंदर माँ से किसके द्वारा जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। प्रा के द्वारा, प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं हम, प्रा कहते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहते हैं। ठीक है, तो वहीं से वो पोषण प्राप्त करता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है, तो वही जो प्लेसेंटा वाला भाग है, जो टुंडी वाला भाग है, जिसे जैसे अपनी जो टुंडी रहती है ना, वो किससे जुड़ी रहती है गर्भकाल में, आ, गर्भाशय से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो गाय भैंसों में यही भाग जब स्किन के रूप में लटका हुआ रहता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, नेवल फ्लैप। चाहे वो लटका हो चाहे ना हो, ठीक है, लेकिन वो क्या कहलाएगा, नेवल फ्लैप। यानी फ्लैप का मतलब है स्किन का टुकड़े नुमा भाग, या स्किन का, लूज स्किन का भाग क्या कहलाता है, फ्लैप। नेवल माने जो नेवल कॉर्ड होती है ना, जैसे प्लेसेंटा की जो सभी पूरे कंपोनेंट है वो सब क्या कहलाते हैं, नेवल कॉर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो वहीं से बना है नेवल फ्लॉप, जहां पर नेवल कॉर्ड जुड़ी हुई रहती है, वो स्थान क्या कहला रहा है, नेवल फ्लैप। यानी वह स्थान जहां पर नेवल कॉर्ड जुड़ी हुई थी, टुंडी वाला जो भाग है, यदि वह स्किन के रूप में, फोल्ड के रूप में थोड़ा सा भी लटका हुआ है, तो वह क्या कहलाएगा, नेवल फ्लैप कहलाएगा। जिसके बारे में हम जैसे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक में, कि जैसे साहीवाल गाय है, उसमें जो नेवल फ्लैप है वो सबसे ज्यादा विकसित होता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो स्किन है लूज होती है और नीचे तक लटकी हुई रहती है। फ्लैप का मतलब हो गया कि स्किन का भाग जो लटका हुआ है। ठीक है, कौन से स्थान पर, जहां पर नेवल कॉर्ड जुड़ी हुई रहती है, तो वही स्थान क्या कह रहा है, नेवल फ्लैप कहला रहा है। अब जैसे हम बात करेंगे, जैसे दूसरी ब्रीड है एक, हरियाणा हरियाणा जो ब्रीड है गाय की,
उसमें नेवल फ्लैप क्या रहता है, लगभग अनुपस्थित रहता है या बहुत कम विकसित होता है, क्योंकि वो उसकी स्किन है वहां पर बिल्कुल लटकी हुई नहीं होती है। इस तरह से बात देखें हम, मान लो ये डॉट नीचे का वेंट्रल भाग है, तो यहाँ पर इस तरह से नेवल फ्लैप नीचे लटका हुआ रहता है। ये उसके मान लो अयन वाला भाग हो गया, टीट हो गए उसके, ठीक है, इस तरह से। उससे पहले वाला जो भाग है नीचे टुंडी वाला भाग है, यहाँ पर स्किन का पार्ट नीचे लटका हुआ रहता है, यही क्या कहलाता है, नेवल फ्लैप। यदि ये कम विकसित है इस तरह से बिल्कुल, तो बोल देंगे कि कम विकसित है या एब्सेंट है। तो हरियाणा में तो इस तरह से यहीं की यहीं बिल्कुल बहुत कम विकसित होता है, वहीं साहिवाल में बात करें तो ये नीचे तक इस तरह से लटका हुआ रहता है, ठीक है। तो ये कहलाता है नेवल फ्लैप। अगला एक टर्म आती है पोल। पोल किसे कहते हैं? मान लो ये गाय का हेड है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ये इसके हो गए दोनों सींग गाय के। तो जो हेड है उसका, ये जो आगे का पोर्शन है जो आंखों के बीच में है, ये तो कहलाता है, इसका ये वाला पोर्शन तो कहलाता है फोर हेड। क्या कहलाता है ये? फोर हेड कहलाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो दोनों सींग हैं उनके बीच का जो भाग है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है इसका? अगर ये उभरा हुआ है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, बोनी प्रोमिनेंस है, तो यही भाग इसका क्या कहलाता है? पोल कहलाता है, ठीक है। तो पोल किसे कहेंगे? दोनों सींगों के बीच, दोनों सींगों के बीच उभरा हुआ भाग या बोनी प्रोमिनेंस, अस्थिल भाग, अस्थिल भाग भी लिख सकते हैं, यानी अस्थि का बना हुआ, क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। और पोल से नीचे, या ये कहें कि आंखों के बीच में, सींगों से नीचे और आंखों के बीच में चौड़ा भाग क्या कहलाता है? फोर हेड कहलाता है, ठीक है, जिसे हम माथा कहते हैं। ये क्या कहेंगे? जिसे हम माथा। तो फोर हेड क्या है? जो दोनों आंखें हैं उनके बीच का भाग सींग से नीचे, जैसे अपना माथा ये है, तो उसी तरह से ये जानवर का माथा कहलाता है। और पोल किसे कहते हैं? सींगों के बीच का बोनी प्रोमिनेंस, अस्थिल उभार क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। और बाकी इस फोर हेड से नीचे का जितना भी भाग है, यानी जो लंबा है, साइड का है, वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है? इसके फेस के अंतर्गत आ जाता है, यानी चेहरे के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद करते हैं कि मजल, एक टर्म आती है मजल। गाय का जो फेस होता है, ठीक है, जो हेड है, उसके दोनों नथुने होते हैं, नथुने यानी बाह्य नासा छिद्र। तो दोनों बाह्य नासा छिद्रों के बीच में एक ब्लैक यानी काले रंग का नम स्थान होता है, ठीक है। जो गाय का चेहरा है या जो उसके बाह्य नासा छिद्र हैं, उनके बीच में, किसके बीच में? बाह्य नासा छिद्रों के मध्य, किसके मध्य है? बाह्य नासा छिद्रों के मध्य। कैसा है? काली कलर का, ठीक है, और नम। और साथ में ये क्या रहता है? अत्यधिक क्रेटिनीकृत, अत्यधिक क्रेटिनीकृत, ठीक है, ये स्थान होता है। तो ये क्या कहलाता है? मजल। तो दोनों बाह्य नासा छिद्र हैं, उनके बीच में नम स्थान, यानी हमेशा वो गीला रहता है, उसके ऊपर जो श्वेत ग्रंथियां वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है। तो यही क्या कहलाता है? मजल कहलाता है।
मजल का गीला होना, नम होना पशु के स्वस्थ होने का लक्षण होता है। जब कभी भी जानवर बीमार होता है या बुखार आता है, तो सबसे पहले यहाँ की जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाती है, जानवर का जो मजल है वह ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, ये तो हो गई मजल के बारे में बात। ठीक, अब यहीं पर एक टर्म आती है फिल्ट्रम। घोड़े में इस मजल को ही क्या बोल देते हैं, मफल। घोड़े में ही इस मजल को क्या कहते हैं, मफल कहते हैं। और घोड़े में ये क्या है, भूरे रंग का होता है। ठीक है, और नम नहीं होता है। ठीक है, कैसा रहता है ये, मतलब नम तो ज्यादा नम नहीं रहता है, और काले कलर का नहीं होगा। ठीक है, उसका रंग कैसा हो जाता है, लाइट रंग का हो जाता है, या हल्के भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्रेतनीकृत नहीं होता है, सिंपल जो स्किन होती है उसी की तरह ये होता है। और घोड़े में इसको क्या बोलते हैं, मफल। किस नाम से जाना जाता है, घोड़े में मजल को ही मफल के नाम से जाना जाता है। और जो मजल है घोड़े के अंदर जिसको मफल कह रहे हैं, उसके बीचों बीच में क्या पाई जाती है, एक लंबी पतली सी दरार पाई जाती है। जिस तरह से अपनी होती है ना कि यहाँ एक हल्का सा गहरा सा होठ, नाक के नीचे होठ में ऊपर में कई बार देखते हैं कि एक दबाव सा रहता है। ठीक है, दबा हुआ स्थान सा रहता है। ठीक है, तो उस मफल के अंदर एक दरार नुमा जो संरचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रम कहते हैं। तो घोड़े में मजल में, मजल कह सकते हैं या मफल कह सकते हैं। ठीक है, मफल से तो हम सीधा समझ रहे हैं कि किसके अंदर है, घोड़े के अंदर। ठीक है, और नहीं तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, घोड़े की मजल में, यानी मफल में दरार नुमा संरचना क्या कहलाती है, फिल्ट्रम कहलाती है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई किससे, एक जो जानवर की टर्मोलॉजी है उससे रिलेटेड ये चीजें हो गई। क्योंकि जब हम कभी ब्रीड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं इन शब्दों का उपयोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक सिंपल टर्मिनोलॉजी हो गई, जो इसका इंट्रोडक्शन हो गया जानवर के बॉडी पार्ट से रिलेटेड। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। बाकी आप लोग, जो हमारा ये कोर्स है अभी कुछ समय के लिए, जो ये मुझे लगता है जहाँ तक हम इसे, जो एलपीएम सब्जेक्ट है, तब तक इसे फ्री रखेंगे जब तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जो एलपीएम वाला सब्जेक्ट है पूरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और जो शुरुआती कुछ लड़के हैं, यानी ये मान के चलें कि लगभग लगभग 100 लड़कों के लिए इसकी फीस इतनी ही रहने वाली है, जो कि 2,500 है। इसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी, और तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ सकता है। ओके, थैंक यू।